हेलो लॉर्ड्स एंड लेडीज ऑफ वेस्ट्रोस। देखो, हाउस ऑफ ड्रैगन का एपिसोड 6 आ चुका है और इस वीडियो में उसी के बारे में बात करेंगे। थोड़ी बहुत डिटेल्स जो बुक से बताऊंगा और बाकी नॉर्मल चीज़ों को छोड़ते हुए चलेंगे पिछले एपिसोड की तरह। तो वीडियो को करते हैं शुरू बिना किसी स्पॉइलर के। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में अपन देखते हैं कि रेनिरा को लेबर पेन हो रहा है, लेकिन फाइनली वो एक हेल्थी बच्चे को जन्म दे देती है। लेकिन इससे थोड़ी सी देर बाद में एलिसेंट की एक सर्विंग गर्ल आती है और कहती है कि क्वीन एलिसेंट ने इसको देखने के लिए मंगवाया है। तो फिर यहाँ पर अगर तुम्हें नहीं समझ में आया क्यों मंगवाना चाहती है, तो इसका रीज़न है कि जो रेनिरा के फर्स्ट 2 चिल्ड्रन थे, यानी कि जैक और लूक, जो दोनों बड़े लड़के हैं, उनके फीचर्स तुम देखो तो टारगेरियंस और वैलोरेंस दोनों जैसे नहीं है, वो हार्विन स्ट्रॉन्ग जैसे दिखते। तो एलिसेंट यही देखना चाहती थी कि थर्ड वाला बेबी है वो किस टाइप का दिखता है। लेकिन रेनेरा भी इस चीज़ को अच्छे से समझती होती है, इसलिए वो भी बेबी के साथ में जाती है वहाँ पर, जिससे कि एलिसेंट इस बेबी के बारे में कुछ भी उल्टा सीधा ना बोल पाए, क्योंकि रेनेरा प्रेजेंट होगी तो वो वैसे ही नहीं बोल सकती। इसके बाद में अपन देखते हैं कि लेनोर वैलोरन वो भी वहाँ पे आ जाता है और फाइनली रेनीरा और लेनोर वैलोरन दोनों जाते हैं एलिसेंट की कमरे की तरफ। बीच में इनको लॉर्ड कैसवेल मिलते हैं, जो कि बोलते हैं रेनीरा, आपको मेरी कोई भी हेल्प की ज़रूरत हो तो बोल देना। रेनीरा बोलती अभी तो नहीं, लेकिन बाद में ज़रूरत पड़ेगी। तो इस बात का मतलब यही है कि आगे जो डांस ऑफ ड्रैगन आएगा तब आपकी ज़रूरत पड़ेगी। लॉर्ड कैसवेल का हाउस रीच के अंदर आता है और ये रेनीरा के क्लेम को ये सपोर्ट करते हैं। इसके बाद में अपन नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि क्रिस्टन कोल नए हेयर स्टाइल में प्रेजेंट है क्वीन एलिसेंट के कमरे के बाहर। तो शो के अकॉर्डिंग चले तो पिछले एपिसोड में क्रिस्टन कोल ने जो जोफ्रे के साथ में किया था, उसके बाद में तो उसको नाइट सोच के ऊपर भेज देना चाहिए, लेकिन क्वीन एलिसेंट उसको बचा देती है। इसके बाद के सीन के अंदर एलिसेंट हाईटावर अपने कपड़ों की नाप दे रही होती है, लेकिन वहीं पे रेनिरा आ जाती है। उसके बाद में वो नाप वाला काम आगे पोस्टपोन करती है और रेनिरा से इस बेबी के बारे में हाल चाल पूछती है। अब यहीं पे अपन को विसरस भी नज़र आता है, जो कि काफ़ी चेंज हो चुका है। अगर उसकी एज के बारे में अनुमान लगाए तो अभी वो लगभग 52-55 साल का होगा, लेकिन उससे ज़्यादा बूढ़ा दिख रहा है। और इसका एक हाथ भी गायब हो चुका है। पिछले एपिसोड में इसकी उंगली गायब हुई थी, इस एपिसोड में हाथ। क्या पता अगले एपिसोड में पूरे विसरस को ही गायब कर देवे। अब इसके बाद में लेनोर वैलोरन बोलता है कि इस बेबी का नाम जोफ्री होगा, लेकिन ये नाम एक टारगेरियन या फिर यूँ बोलो वैलेरियन, दोनों ही किसी के लिए परफेक्ट नहीं है। जोफ्री एक नॉर्मल लोगों का नाम होता है जो वेस्टरोस के अंदर पाए जाते हैं, लेकिन ये थोड़ी हाई बोर्न फैमिलीज है, वलेरिया से आई हुई, इनके ऐसे नाम नहीं रखे जाते हैं। अब इस चीज़ को लेकर बुक्स में लिख रखा है कि जो रेनिरा का फर्स्ट बेबी हुआ था, यानी कि जो जैकेरस है, जैक, वो जब जन्मा था तब भी ये लेनोर चाहता था कि उसका नाम जोफ्री रखा जाए, लेकिन कोलस वैलोरन जो सीस्नेक है वो बोलता है कि फर्स्ट लड़का ये तो आगे जाके किंग बनेगा, इसका नाम एक ऑफिशियल होना चाहिए और ऐसे जोफ्री वोफ्री कोई नाम नहीं रखेंगे। और जैसा कि हाउस टारगेरियन के अंदर एगोन नाम सबसे अच्छा नाम माना जाता है, उसी टाइप से हाउस वैलोरन के अंदर जैकेरस नाम सबसे अच्छा माना जाता है, इसलिए फर्स्ट बेबी का नाम जैकेरस रखा गया। अब इस सीन के अंदर सर हार्विन स्ट्रॉन्ग, जो कि सिटी वॉच के लॉर्ड कमांडर है, वो मिलते हैं रेनिरा के नए बच्चे से। अब वेस्ट्रोस के अंदर कई लोगों का कहना है कि ये जो सर हार्विन स्ट्रॉन्ग है यही इन बच्चों के फादर है, क्योंकि काफ़ी सारे फीचर्स जैसे कि ब्राउन हेयर्स, ब्राउन आइज़ और जो स्किन टोन है वो भी थोड़ा सा डार्क है इनका, तो हार्विन स्ट्रॉन्ग से मिलते जुलते हैं। इसके अलावा पहले कई लोगों का वेस्ट्रोस में यह भी मानना था कि जिस तरह रेनिरा की माँ अच्छे हेल्थी बच्चों को जन्म नहीं दे सकी, उस टाइप से शायद रेनिरा भी नहीं दे पाएगी, लेकिन रेनिरा के 3 बच्चे, तीनों स्ट्रॉन्ग और हेल्थी। देखो, इसके अलावा कई लोग वेस्ट्रोस में यूँ भी मानते थे कि ये जब छोटे बच्चे थे, जैक और लूक, जब इनके पास में इनके पालने के अंदर ड्रैगन एग्स रखे गए तो शायद वो कभी हैच ही नहीं होंगे, क्योंकि ये तो बास्टर्ड है, इनके फीचर्स बिल्कुल अलग है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है, बड़े होते हैं और इनके भी ड्रैगन्स निकल जाते हैं। इसके बाद का सीन ड्रैगन पिट के अंदर का है, जहाँ पर एक छोटा सा ड्रैगन है जिसका नाम है वर्मैक्स। बुक्स के अंदर इसका कलर तो नहीं बता रखा है, लेकिन शो के अंदर से पता चलता है कि ग्रीन और येलो कलर का है और अभी तो काफ़ी छोटा है। इसको ट्रेन किया जा रहा है और जो ट्रेनर्स है यानी कि ड्रैगन कीपर्स, वो हाई वैलेरियन बोलते हैं। अब ये ड्रैगन कीपर्स इतनी ज़्यादा हाई वैल्यूरन बोलते हैं कि जो जैकेरस है वो भी इनकी भाषा नहीं समझ पाता है और मेरे भी सबटाइटल यहाँ पे फेल हो जाते हैं, इसलिए उसको एक ट्रांसलेटर की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन फाइनली वो समझ जाता है और वो अपने ड्रैगन को कमांड करता है। उसके बाद में वो ड्रैगन एक गोट को जला देता है। इसके बाद में एगोन और लूक मिल के एमन का मजाक उड़ाते हैं और उसके सामने एक सुअर लेके आ जाते हैं। अब ये पहली बार नहीं हुआ है, इससे पहले भी इसका कई बार मजाक उड़ाया जा चुका है। इससे ये परेशान होकर अंदर ड्रैगन पिट के केव्स के अंदर जाता है और ट्राई करता है कि शायद इसको कोई बड़ा सा ड्रैगन डायरेक्ट मिल जाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। वहाँ पर इसको गार्ड पकड़ लेते हैं और इसकी माँ के सामने लेके आ जाते हैं। अब इसके बाद के सीन के अंदर हेलेना टारगेरियन अपन को देखने को मिलती है, जो कि अपनी माँ एलिसेंट के पास में बैठी हुई है
और अपने इंसेक्ट्स का कलेक्शन अपनी माँ को दिखा रही है। अब इसके हाथ में जो इंसेक्ट है उसके बहुत सारे पैर है और उसके पास में आइज़ भी है, अगर हेलिना की बात माने तो। इतने में एमन टारगेरियन आ जाता है और एलिसेंट को बोलता है कि मेरे साथ में मजाक उड़ाया गया वहाँ पर, अब यहीं पे तुम सिंक्रोनाइजेशन की बात सुनो। तो फिर एलिसेंट बोलती है कि एक दिन वो भी आएगा जब तुम्हारे पास में ड्रैगन होगा। सेम उसी टाइम पर हेलिना बोलती है कि तुम्हें अपनी आंखें बंद कर देनी चाहिए। अब अगर तुम्हें आगे की स्टोरी मालूम हो तो फिर ये दोनों बात एक साथ में हो रही है, इससे कुछ न कुछ सेंस निकलता है। और अगर आगे की स्टोरी नहीं मालूम तो टेंशन मत लो, 1-2 एपिसोड के अंदर पता चल जाएगा क्या होने वाला है। अब इसके बाद के सीन के अंदर विसरस टारगेरियन अपने 3D मॉडल को बड़ा ही बड़ा बनाया जा रहा है। पिछले 10 सालों में देखो उसने कितना ज़्यादा बड़ा बना दिया है, और इसमें उसका एक हेल्प भी कर रहा है बंदा जिसका नाम है एडार्ड। अब तुम्हें एडार्ड से याद आया तो नेड स्टार्क का असली नाम भी एडार्ड स्टार्क ही था। अब इसके बाद में एलिसेंट हाइटावर अपने पति विसरस टारगेरियन से इस बारे में शिकायत करती है कि रेनिरा के जो भी बच्चे हो रहे हैं वो सारों के फीचर्स ना वेलेरियन से मिलते ना टारगेरियन से मिलते, और ये एक शेम की बात है। लेकिन विसरस इन सब चीज़ों को इग्नोर करना चाहता है क्योंकि यही एक ऑप्शन है जिससे हाउस के अंदर फालतू लड़ाइयाँ ना हो और नई फालतू की कोई टेंशन बने। अब इसके बाद के सीन के अंदर एगोन, जो कि सबसे बड़ा लड़का है एलिसेंट हाइटावर का, वो आसमान की वादियों को अच्छे से निहार रहा होता है जितने में एलिसेंट आ जाती है। अब यहाँ पर जो एगोन है वो कहता है कि मैं कभी रेनिरा के क्लेम को चैलेंज नहीं करूँगा, लेकिन एलिसेंट यहाँ पे इसको भड़काना शुरू कर देती है। और सेम चीज़ ये कि यही चीज़ बुक के अंदर भी होती है, लेकिन उसका टाइमिंग थोड़ा सा डिफरेंट होता है। अब इस सीन के बाद में पेंटोस का सीन आ जाता है जहाँ पर वगार और कैरेक्सिस आपस में रेस कर रहे हैं, या फिर यूँ बोलो पेंटोस के लोगों को एंटरटेन कर रहे हैं। अब यहाँ पर ये जो दोनों ड्रैगन्स प्रेजेंट है इन दोनों की तुम साइज़ में कंपेयर करो तो बुक्स के अंदर लिख रखा है कि वेगा कैरेक्सिस से बिल्कुल 3 टाइम्स बड़ा है। देखो अभी तो डेमन और लायना इन दोनों को शादी के हुए 10 साल हो चुके हैं, लेकिन अपन थोड़ा बैक में चलते कि आखिर इन दोनों की शादी कैसे हुई। तो अगर तुम्हें पिछले एपिसोड याद हो तो स्मॉल काउंसिल के अंदर किंग विसरस को सजेस्ट किया जाता है कि जो कोलोस वोलियन है वो अपनी लड़की लाइना की शादी एक ब्रावोस के सी लॉर्ड के लड़के से करवाना चाहता है। तो इन दोनों की शादी फ्यूचर में होनी है, ये बिल्कुल फिक्स हो चुका था। लेकिन जो ब्रावोस का सी लॉर्ड का लड़का है, ब्रावोस के सी लॉर्ड के मरने के बाद में वो जो लड़का होता है वो थोड़ा ज़्यादा ही ऐश करने वाला लड़का होता है, इसलिए वो सारा जो भी पेरेंट्स के पैसे होते हैं सब उड़ा देता है। और उन सबको उड़ाने के बाद में यहाँ पे ड्रिफ्ट मार्क अपने ससुराल आ जाता है। अब कोलोस वोलियन को भी पता होता है कि इस बंदे के पास में पैसे वैसे तो है नहीं, हमारे यहीं पे ड्रिफ्ट मार्क में रह रहा है, तो इससे लाइना की शादी कराने का कोई मतलब नहीं है। हमेशा कोलोस वोलियन इन दोनों की शादी को आगे से आगे पोस्टपोन करते हुए चल रहा होता है। फिर एंट्री होती है 115 SC के अंदर डेमन टारगेरियन की, जो अपन को पिछली बार एपिसोड में देखी थी। तो इस एंट्री के साथ में सबसे फर्स्ट तो डेमन लाइना को सेट करने की कोशिश करता है, और इसके बाद में जो ब्रावोस का सी लॉर्ड का लड़का है उसके ऊपर फोकस करता है। तो ये जो ब्रावोस का सी लॉर्ड का लड़का है ये अभी भी एज में इतना ज़्यादा बड़ा नहीं होता है, छोटा ही होता है। डेमन हमेशा उसकी इंसल्ट करता रहता है और उसको यूँ मतलब कि एग्रेसिव करने की कोशिश करता है कि वो डेमन के ऊपर अटैक करे। एक बार डेमन हद से ज़्यादा पार हो जाता है और फिर वो लड़का जानता होता है कि मैं डेमन को नहीं हरा सकता, लेकिन अपने प्राइड की वजह से डेमन के ऊपर अटैक कर देता है। फिर इन दोनों का 1v1 बैटल होता है और डेमन से कोई जीत सकता है क्या भला। डेमन उसको बहुत इजीली मार देता है। इनके मरने के जस्ट 15 दिन बाद में लाइना वोलेरियन और डेमन की शादी हो जाती है। लेकिन इनकी ये वाली शादी हुई है, ये शादी विसरस की परमिशन से नहीं हुई है, इन दोनों ने और कोलोस वोलियन ने अपनी इच्छा से कर दी है, तो इसलिए इनको भाग के एसोस की तरफ जाना पड़ता है। तो फिर ये यहाँ का सीन आता है। तो देखो मास्टर रेगो करके ये बंदा है जो कि प्रिंस ऑफ पेंटोस यूँ कह सकते हैं। तो ये बंदा लाइना वोलियन और डेमन को बोलता है कि जिस तरह एगोन ने हमारी मदद की थी उस तरह आप भी हेल्प करो। तो एगोन ने ये मदद उस टाइम पर की थी जब सेंचुरी ऑफ ब्लेड की एंडिंग चल रही थी। सेंचुरी ऑफ ब्लेड उस टाइम को कहा जाता है जब डूम ऑफ वलेरिया हुआ था। तो शॉर्ट में तुम यूँ समझ लो कि डूम ऑफ वलेरिया से पहले सारी एसोस की जितनी भी सिटीज़ और लैंड है, ज़्यादातर इस साइड वाला शेडोलैंड्स और एशियाई उस साइड की बात नहीं कर सकते अपन, ओल्ड वलेरिया का ही राज था। लेकिन जैसे डूम ऑफ वलेरिया होता है और सारे वलेरिया वाले लोग ख़त्म हो जाते हैं, उसके बाद में ये सारी सिटीज़ फ्री हो जाती है, तो ये आपस में लड़ना शुरू हो जाती है। उसी टाइमलाइन पर एगोन यहाँ पे आके लड़ाई लड़ता है, तो वो शायद इनकी तरफ से लड़ा होगा, इसलिए ये पुरानी बातें याद दिलवा रहा है। इसके बाद में ट्रेनिंग ग्राउंड का सीन आ जाता है जहाँ पर सर क्रिस्टन कोल रॉयल बच्चों को ट्रेन कर रहा है लड़ने के लिए। अब अगर तुम इसकी ट्रेनिंग देखो तो ये ग्रीन्स को ही सिखा रहा है। तो ये अब क्रिस्टन कोल आधों को ही सिखा रहा है, आधों को नहीं सिखा रहा है। इसका ये भी मतलब हो सकता है कि सर क्रिस्टन कोल जो मैन ऑफ ऑनर बनना चाहता था, अपना ऑनर को प्रिवेल करना चाहता था, कुछ हुआ नहीं है और अब ये सिर्फ एलिसेंट का चमचा बन के रह गया है।
अब यहीं पे तुम देखो तो विस्टस लायनल स्ट्रॉन्ग को बोलता है कि सारे बच्चे एक साथ में खेलेंगे, एक दूसरे को गिराएंगे, उठाएंगे, तो इस तरह इनमें से अच्छी बॉन्डिंग हो जाएगी। इसके अलावा भी विस्टस ने और भी कुछ काम किए जिससे कि ये दोनों फ्रैक्शंस के बच्चे एक साथ में एक बॉन्ड की तरह रह जाए। जैसे कि सबसे फर्स्ट तो उसने जो जैकेरस है और जो एगोन है, इनकी जो दाई माँ होती है वो एक ही रखी। उसको लगता था कि एक ही माँ से दूध पियेंगे दोनों बच्चे तो शायद इनके बीच में कुछ बॉन्डिंग भी बनेगी, ऐसा किंग विस्टस का मानना था। अब इस सीन के अंदर जो क्रिस्टन कोल है वो थोड़ी ज़्यादा हार्डनेस दिखा रहा है रेनिरा के बच्चों के अगेंस्ट। तो यहाँ पे मेरे को ये दिमाग में यही आ रहा था कि इस क्रिस्टन कोल को कोई पीट देवे तो सबसे बढ़िया रहेगा, और थोड़ी देर बाद में हार्विन स्ट्रॉन्ग ठोक भी देता है इसको। पर यहाँ पे मैं तुम्हें एक चीज़ बता दूँ कि बुक के अंदर क्या बता रखा है। तो देखो, जो अपन ने पिछली बार एपिसोड 5 की एक्सप्लेन वीडियो में बात की थी कि सबसे लास्ट में जो जोफ्री वोल्यूरन था वो उस जगह पर नहीं मरा है, वो एक टर्नी के अंदर मरा है जिसके अंदर सर क्रिस्टन कोल उसके सामने आया है। तो इसी वाली टर्नी की बात हो रही होती है। और जो ये हार्विन स्ट्रॉन्ग है जिसे को ब्रेक बोन्स कहा जाता है, ये लोगों की हड्डियाँ तोड़ देता है, इसलिए इसका और सर क्रिस्टन कोल का आमना सामना होता है। तो उसके अंदर सर क्रिस्टन कोल इसके ऊपर भारी पड़ जाता है, इसलिए जो वो मशरूम होता है ना जिसके बारे में मैंने तुम्हें पिछली बार बताया, वो इसको बोलता है ब्रोकन बोन्स, और उसके बाद में हार्विन स्ट्रॉन्ग का नाम पड़ जाता है ब्रोकन बोन्स। तो यहाँ से तुम समझ गए होंगे सर क्रिस्टन कोल बहुत ज़्यादा भारी फाइटर है, लेकिन मेरे को यही वेट है कि अगले किसी एपिसोड के अंदर सर क्रिस्टन कोल और डेमन की फ़ाइट एक बार वापस हो जाए। इसके बाद का सीन है जो कि रेनिरा के कमरे का है। वहाँ पर उसको एक दासी आके बताती है कि ग्राउंड के अंदर क्या हुआ। अब यहीं पे तुमने देखा हो तो रेनिरा एक सीक्रेट डोर की हेल्प से हार्विन स्ट्रॉन्ग के कमरे में जाने की कोशिश करती है। तो शायद ये वाला वही गेट था जिसकी वजह से इनके पिछले 10 साल का लव चल रहा है, और उसका रिजल्ट ये तीनों बच्चे हैं, जैक, लूक और जोफ्री। अब इसके बाद के सीन के अंदर लेनोर वोल्यूरन वापस आता है रेनिरा के कमरे के अंदर, और उसके पास में एक नया साथी है उसका, या फिर यूँ बोलो उसका बॉयफ्रेंड, जिसका नाम है कार्ल। और यहाँ पे आके ये रेनिरा को बताता है कि ट्राइकी वाले लोग और जो पायरेट्स है वो अब डॉन की हेल्प से वापस रिवाइव हो गए, यानी कि उनके वापस अड्डे वड्डे बनने शुरू हो गए और स्टेप स्टोन्स के ऊपर फाइट होने वाली है। अब ये चीज़ मैंने तुम्हें पहले भी बताया था कि विस्टस भले ही खुद को प्रोटेक्टर ऑफ रिल्म और 7 किंगडम्स का राजा माने, लेकिन जो डॉन वाले लोग हैं वो अभी भी इनको अपना राजा नहीं मानते और नहीं इनके किंगडम के अंदर आते। वो हर वो चीज़ कोशिश करते जो बाकी सारे वेस्टर्स को नुकसान में ले जाए, और इसी के अंदर स्टेप स्टोन्स भी एक है। अब इसलिए लेनोर वोल्यूरन वापस जाके वहाँ पर लड़ना चाहता है, लेकिन रेनिरा उसको मना कर देती है और बिल्कुल अश्योर कर देती है कि ये यहीं पे रहेगा। अब यहाँ पे ये सोचने वाली बात है कि सबसे ज़्यादा ये हाउस वोल्यूरन ही क्यों सीरियस रहता है स्टेप स्टोन्स के मुद्दे के ऊपर। हाउस लेनिस्टर या फिर बाकी सारे हाउस भी तो है, उनके भी तो ट्रेडिंग होती है, फिर वो क्यों नहीं। तो इसका रीज़न है कि हाउस वोल्यूरन सिर्फ ट्रेडिंग के भरोसे ही चल रहा है और इनकी जो मेन पावर है वो ट्रेडिंग ही है। लेकिन लोकेशन के हिसाब से देखोगे तो अगर इनको एशियाई या फिर वलेरिया, ओल्ड वलेरिया, उस वाली सिटीज़ की तरफ जाना पड़ेगा तो स्टेप स्टोन्स को पार करना ही पड़ेगा, और वहाँ पे वो जो ट्राइकी वाले लोग हैं इनके लिए एक थ्रेट खड़ा हो रहा है। अब इसके बाद के सीन के अंदर जो लेडी लेना वलोरियन है वो पेंटोस के अंदर है और उसके पास में बैठी हुई है उसकी छोटी सी बच्ची, जो कि अपने ड्रैगन एग को हैच करने की कोशिश कर रही है। थोड़ी देर बाद में जो लेना वलोरियन है वो इसके पास में आती है और बोलती है कि बहुत बार ऐसा भी होता है जब ये ड्रैगन एग्स हैच नहीं होते, और मुझे ही देख लो 15 साल की थी तब तक मेरे पास में ड्रैगन नहीं था, लेकिन उसके बाद में वगार आ गया। तो यहाँ पे मैं बता दूँ, वगार को कोई हैच वेच नहीं किया गया, वो पहले से प्रेजेंट था और वो विसेनिया के पास में ड्रैगन था, उस टाइम से प्रेजेंट है। तो लायना ने बस उसको राइड किया, यानी कि उसके ऊपर क्लेम किया, और वगार ने इसको एक्सेप्ट कर लिया, और इस तरीके से लायना को वगार मिला है। अब इसके बाद का सीन किंग्स लैंडिंग के अंदर स्मॉल काउंसिल का है, और इस सीन को देखते मेरे दिमाग में सीधा एक क्वेश्चन आया कि क्वीन एलिसेंट यहाँ पे क्या कर रही है, मतलब स्मॉल काउंसिल में इसकी क्या जगह है, ये क्या काम कर रही है यहाँ पे। क्योंकि अगर तुम्हें पुराने एपिसोड याद हो जब एमा जिंदा थी, विसरस की फर्स्ट पत्नी, तो वो तो कभी स्मॉल काउंसिल में अपन को दिखी नहीं, फिर ये यहाँ पे क्या कर रही है। अगर सेम चीज़ तुम रेनिरा के लिए पूछोगे तो इसका आंसर है कि रेनिरा हेयर है, आगे जाके उसी को चलाना है राजपाट, तो वो तो यहाँ पे प्रेजेंट रहेगी। अब इसके बाद में रेनिरा टारगेरियन जो क्वीन एलिसेंट है उसको प्रपोज करती है कि क्यों नहीं तुम्हारे लड़की हेलिना और मेरे लड़के जैक की शादी करवा दी जाए, जिससे कि हम वापस स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन जाएंगे। तो यहाँ पे मैं बता दूँ कि अगर ये चीज़ हो जाती तो बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ डांस ऑफ ड्रैगन की ख़त्म हो जाती, और विस्टेस भी अगर इस प्रपोज को देख के तुम उसका चेहरा देखो तो कितना ज़्यादा खुश है, शायद इतने सालों बाद में किसी ने कोई अच्छी बात की है, और वो भी रेनिरा ने। लेकिन यहाँ पे एलिसेंट की नज़र से तुम देखो तो जो रेनिरा के लड़के हैं जैक, वो एक बास्टर्ड है, और जो एलिसेंट की लड़की हेलिना वो तो एक रॉयल है, फिर उसकी एक बास्टर्ड से कैसे शादी करवा देवे। एलिसेंट यही सोच के शादी नहीं करवाने जाती है।
और अगर ये करवा देगी तो फिर इसके बेटे एगोन का क्लेम भी ख़त्म हो जाएगा, तो वो भी ये नहीं चाहती है। अब इसके अलावा रेनिरा टारगेरियन प्रपोज करती है कि जो सायरेक्स के बंच ऑफ एग्स यानी कि ड्रैगन एग्स बाद में होंगे, उनमें से आपका लड़का एमंड भी चूज़ कर सकता है, क्योंकि एमंड के पास में ड्रैगन नहीं है इसलिए। तो यहाँ पे तुम जान लो कि रेनिरा का जो सायरेक्स ड्रैगन है वो बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल है, यानी कि उसके बहुत ज़्यादा ड्रैगन एग्स निकलते हैं। और जो आगे आने वाले सीजन से उसके अंदर तुम्हें कुछ ऐसे भी ड्रैगन्स निकलेंगे जिनकी मदर सायरेक्स ही है। देखो इसके बाद में लायनल स्ट्रॉन्ग किंग विसरस फर्स्ट के पास में आता है और बोलता है मेरे हाउस के ऊपर एक डार्क शेडो बन रही है, जिस वजह से मैं हैंड ऑफ द किंग की जगह से इस्तीफा देना चाहता हूँ। अब अपन इस डार्क शेडो की बात करें तो ये ग्रीन्स की नहीं हो सकती, क्योंकि किंग्स लैंडिंग में अभी ग्रीन्स पावर में नहीं आया। लेरेस स्ट्रॉन्ग की नहीं हो सकती है, क्योंकि ये तो उसी का लड़का है। और इसके अलावा क्रिस्टन कोल या फिर हाउस कोल की भी नहीं हो सकती, क्योंकि जो कोल हाउस है वो कोई पावरफुल हाउस नहीं है, छोटा मोटा हाउस है, और उसके कंपेयर में स्ट्रॉन्ग हाउस तो बहुत बड़ा है। तो शायद इसके डार्क शेडो का यही मतलब है कि जो रेनिरा और हार्विन स्ट्रॉन्ग का चक्कर है उसके बारे में अब धीरे धीरे लोगों ने बोलना शुरू कर दिया है, तो ये चीज़ ज़्यादा बढ़ जाएगी। उसके बाद में विस्ट्रेस भी अगर इसको चीज़ को एक्सेप्ट कर लेता है तो हार्विन भी मरेगा और इसके हाउस की बदनामी भी होगी। तो ये चीज़ से शायद ये डर रहा है, इसीलिए ये हार्विन को यहाँ से हेरेनॉल भेजने की बात करता है। अब देखो हार्विन स्ट्रॉन्ग ने किंग्स गार्ड क्रिस्टन कोल को पीट दिया, इसलिए उसको हेरेनॉल भेजा जा रहा है, और जो वो सिटी वॉच का लॉर्ड कमांडर था वहाँ से भी उसको हटा दिया। लेकिन जो क्रिस्टन कोल सबके सामने रेनिरा के बच्चों के बारे में ऐसा बोला उसने, तो उसको कोई सजा वजा नहीं मिली। ये चीज़ थोड़ी अजीब है। अब इसके बाद में अपन अगर एंडिंग की बात करें तो लाइना और हार्विन की जो मौत बता रखी है वो बिल्कुल एग्जैक्ट ऐसी नहीं है जैसे शो के अंदर बता रखी है। हार्विन वहीं पे मरता है जहाँ पर हेरेनॉल है, और उसके पास में उसका फादर लायनल स्ट्रॉन्ग भी मरता है, लेकिन इनको किसने मरवाया ये थोड़ी अभी भी मिस्ट्री है। कुछ लोगों का कहना है कोलस ओलेरोन ने मराया, क्योंकि उसके बेटे की जो जगह है यानी कि उसकी बहू के साथ में ये हार्विन स्ट्रॉन्ग उल्टे सीधे काम करता है इसलिए। कुछ का कहना है कि विस्ट्रेस ने मरवाया, क्योंकि विस्ट्रेस की बेटी के साथ में उसने ऐसा किया। तो फिर बाकियों का मानना है कि डेमन ने इनको अपने ड्रैगन की हेल्प से जला दिया, और वो भी इसलिए क्योंकि वो रेनिरा के जो भी लवर थे उन सबको ख़त्म करना चाहता था, अपनी जगह बनाना चाहता था। लेकिन ये वाली थ्योरी यहाँ पे ख़त्म हो जाती है, क्योंकि अभी तो डेमन पेंटोस के अंदर है शो के अकॉर्डिंग। इसके अलावा लास्ट वाला ऑप्शन आता है लेरेस स्ट्रॉन्ग उसने मरवाया, क्योंकि वो इनकी जगह लेना चाहता था, और सेम यही वाला कॉन्सेप्ट इन्होंने शो के अंदर भी यूज़ किया है। अब लाइनोल और हार्विन के मरने के बाद में जो भी उत्तराधिकार है हेरेनॉल का वो डायरेक्ट इसके पास में आ गया है। और अगर तुमने नोटिस किया हो तो लास्ट में क्वीन एलिसेंट को बोलता है कि मुझे आप रिवॉर्ड देना, तो इसके रिवॉर्ड का यही मतलब है मुझे स्मॉल काउंसिल में जगह दे देना, क्योंकि लॉर्ड ऑफ हेरेनॉल तो ये वैसे ही बन गया है। अब इसके अलावा लेना वोलेरन जो कि हाउस वोलेरन की है वो पेंटोस के अंदर मरती है। ऐसा बुक्स के अंदर नहीं होता है, वो ड्रिफ्ट मार्क के अंदर ही मरती है। और जो उसका लास्ट का जो अंतिम टाइम होता है उस टाइम पर वो एक बेबी को जन्म देती है जो कि एक लड़का होता है, लेकिन वो थोड़ा सही नहीं होता है, हेल्थी नहीं होता है। 1 घंटा जिंदा रहने के बाद में वो भी मर जाता है। तो अगर तुमने नोटिस किया हो तो कर्मा रिटर्न्स हो गया डेमन के साथ में। डेमन विसरस के बच्चे के मरने पे खुशी मना रहा था, सेम यही वाला सीन इसके साथ में हो गया। लास्ट में सब लोग बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं इस लेना को बचाने की। डेमन ड्रिफ्ट मार्क से ड्रैगन स्टोन जाता है, वहाँ से कुछ मास्टर्स को भी लाता है और रेनिरा को भी लेके आता है सपोर्ट के लिए, लेकिन कुछ भी नहीं होता है। लास्ट में लेना की बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो जाती है, और फिर वो सोचती है कि मैं एक लास्ट राइड करूँगी वगार के ऊपर, क्योंकि तुम्हें पता हो तो लेना को बहुत ज़्यादा पसंद है ड्रैगन को उड़ाना। लेकिन वो लास्ट में उड़ा नहीं पाती है, वो जब जा रही होती है तभी रास्ते में गिर जाती है और उसके बाद में उसकी डेथ हो जाती है। तो देखना ये है कि अगले एपिसोड के अंदर हैंड ऑफ द किंग कौन होगा, ऑटो हाइटवर वापस आ जाएगा या फिर नहीं। अब अगले एपिसोड में देखते हैं।